नमस्कार, श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लासों के अंदर मैं राजेश आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने केंद्र सरकार के अंतर्गत संसद पढ़ ली थी, व्यवस्थापिका पढ़ ली थी। आज हम कार्यपालिका के बारे में ये राष्ट्रपति है, वो कार्यपालिका ही क्या होता है, अंग होता है। व्यवस्थापिका का और कार्यपालिका का दोनों का क्या होता है, अंग होता है। तो इसे हम कार्यपालिका के अंतर्गत है वो लेते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति पद के बारे में। राष्ट्रपति जो पद है वो मूल संविधान के भाग नंबर 5 में वर्णित है और अनुच्छेद नंबर 52 से 78 तक राष्ट्रपति का विवरण दिया गया है कि भाग नंबर 5, जैसे 22 भाग हैं, उसमें से 5 नंबर भाग पर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत है वो राष्ट्रपति है। 52 से लेकर 78 तक है वो राष्ट्रपति के बारे में, उनकी शपथ है, निर्वाचन, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 52 ये कहता है कि देश में एक राष्ट्रपति पद होगा। देश में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 में क्या लिखा है कि वह कार्यपालिका का सर्वोच्च होगा। सर्वोच्च पद, मतलब कार्यपालिका के अंदर सर्वोच्च पद किसका माना जाएगा? राष्ट्रपति का माना जाएगा। राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक भी होता है। देश का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? राष्ट्रपति का। देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगर यही संदर्भ अपन राज्य सरकार के बारे में जाएं तो राज्य सरकार के अंदर जो राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है वह होता है उस राज्य का राज्यपाल, और केंद्र में माना जाए तो राष्ट्रपति होता है। देश का जो राष्ट्रपति पद होता है वह संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है। देश के अंदर संवैधानिक पद प्रधान है वो कौन माना जाता है? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रधान किसे माना जाता है? वास्तविक प्रधान किसको माना जाएगा? जो शक्तियां हैं देश की, वो उसका जो वास्तविक प्रधान है वो माना जाता है देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। वो क्या माना जाता है? वास्तविक प्रधान माना जाता है। राष्ट्रपति ही भारत की अखंडता व एकता का प्रतीक माना जाता है। देश के अंदर जो राष्ट्रपति का जो पद है वह अखंडता और एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ये तो थी राष्ट्रपति के बारे में कुछ मेन बातें। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है। निर्वाचन से पहले पढ़ते हैं इसकी योग्यता। इनकी योग्यताएं हैं वो क्या क्या होती हैं। राष्ट्रपति पद के लिए अहम योग्यता है पहली, जो लगभग सभी में आती है, कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, घोषित न हो। तीसरी बात, उसकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चौथी बात, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? उनमें योग्यता है वो
होने चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए कम से कम है, और लोकसभा सदस्य होना चाहिए। पांचवी जो बात है वो होती है 35 वर्ष लोकसभा सदस्य, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर 4 ऐसे पद हैं जो लाभ के पद नहीं माने जाते, लाभ के पद नहीं माने जाते। ऐसे कौन से पद हैं जो लाभ के पद नहीं माने जाते? पहला, राष्ट्रपति, स्वयं राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं माना जाएगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति। तीसरा, राज्यपाल। चौथा, मंत्री। अर्थात इनके पद पे रहते हुए भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के लाभ के पद, ये लाभ के पद नहीं माने जाते, और 82 प्रकार हैं जो लाभ के पद माने जाते हैं। आगे चलते हैं मेन बातों में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, चुनाव की बात करते हैं, कैसा चुना जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो चुनाव है अनुच्छेद नंबर 54 और 55 में स्पष्ट दिया गया है। क्या दिया गया है कि इनका चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर है वो जनता भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो उसमें भाग लेते हैं। अर्थात इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त मतदान। गुप्त मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अर्थात जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, जनता द्वारा नहीं चुना जाता, जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है, जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जबकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। कौन कौन प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं? जो प्रतिनिधि जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उनको निर्वाचन मंडल के अंदर रखा गया है। निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन आता है? लोकसभा, लोकसभा के जितने सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, ये सभी सदस्य हैं वो लोकसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और संविधान संशोधन 17वें नंबर संविधान संशोधन जो 1992 को हुआ था, इसके तहत अब निर्वाचन मंडल के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ देश के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभाएं हैं वो भी भाग ले सकती है। और चौथा है राज्यसभा, राज्यसभा प्रत्येक राज्य में अपनी भी राज्यसभा होती है। अगर कहीं पर निर्वाचन राज्य परिषद भी है, उनके सदस्य भी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। प्रत्येक राज्यों के राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो सभा और राज्यसभा के सदस्य हैं ये सभी क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए इनको निर्वाचन मंडल कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? निर्वाचन मंडल कहा जाता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुनाव होता है। इनका जो चुनाव है, जो पद्धति है चुनाव की, गणना है, वोट की गणना है, वो किस प्रकार होती है? मैंने बताया था पहले, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है।
अनुपातिक का मतलब हो गया है कि जितने भी सदस्य या जितने वे लोग जो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करते हैं उनको अनुपात दिया जाता है, अर्थात उनको नंबर के हिसाब से सेटल किया जाता है। और एकल संख्या का मतलब हो गया है कि उन जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसको न्यूनतम कोटा लाना जरूरी होता है। न्यूनतम कोटा, वोट का न्यूनतम कोटा मतदान लाना होता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कुल वेद मत, कुल वेद मत बटा में निर्वाचित संख्या, निर्वाचित संख्या जो संख्या राष्ट्रपति चुनाव भाग लेती है प्लस 1। जैसे मान लो कुल वेद मत हो गए 100, निर्वाचित संख्या हो गई 2, भाग करते हैं तो कितना आ गया 50 और प्लस में 1, अर्थात 51 वोट लाने उसे जरूरी है उस व्यक्ति को, तभी वह क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति बन गया उसकी बात करते हैं शपथ कि भी उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति है वो उसको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को उसके पद की क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने के बाद त्याग पत्र बात करते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, लेकिन त्याग पत्र देगा किसको? राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। हटाना, अगर मान लो कि कोई ऐसा राष्ट्रपति पद पर बैठ जाता है जो अधिकारों की, जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसका गलत इस्तेमाल करता हो, अपने पद का गलत इस्तेमाल करता हो, जनता के हित के लिए फैसले नहीं ले रहा हो, तो ऐसे मौके पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया संसद में होती है जिसे महाभियोग भी कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाया जाता है। आर्टिकल नंबर 61 भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 के अंदर आर्टिकल नंबर 61 के अंदर क्या लिखा है? अनुच्छेद नंबर 61 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 61 में लिखा है राष्ट्रपति का महाभियोग, पद से हटाने के लिए एक महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग लाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे मान लो ये लोकसभा है और ये होती है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा सपोज करते हैं अपन राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हैं, तो इसलिए महाभियोग लाना चाहते हैं। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। सपोज करते हैं लोकसभा में हमें लाना है, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति का महाभियोग लाना है, अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम क्या ले रहे हैं? बिल ला रहे हैं, एक विधेयक ला रहे हैं। तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर जो सदस्य हैं उनका 1/4 भाग हस्ताक्षरित किया हुआ जो पत्र है वो हम लोकसभा के अंदर पेश करेंगे, कहेंगे कि भी हम राष्ट्रपति के लिए महाभियोग ला रहे हैं। लोकसभा के कुल सदस्य का 1/4 भाग हस्ताक्षर होने के बाद में महाभियोग लोकसभा में आ जाता है और उसकी चर्चा है वो आगे आने वाले 14 दिन तक नहीं होती। 14 दिन तक है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग है कि अगर कोई महाभियोग लाया जाता है, लोकसभा के अंदर ला दिया गया 1/4 भाग हस्ताक्षर होने के बाद, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसकी सूचना मिलनी अनिवार्य है कि भी तुम्हारे खिलाफ है वो हम महाभियोग ला रहे हैं। जैसे ही 14 दिन पूरे हो जाते हैं, लोकसभा के अंदर है वो चर्चा शुरू हो जाती है और जैसे ही बिल यहाँ से पारित होता है, महाभियोग यहाँ से पारित हो जाता है, तो वह जाता है राज्यसभा में। रूल है हमारा, प्रक्रिया है कि बिल है वो दोनों सदनों में कहीं पर भी आए, छोड़कर धन विधेयक संबंधित वो लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए। राज्यसभा में आता है तो लोकसभा में जाना जरूरी है, लोकसभा में आता है तो राज्यसभा में आना चाहिए। अपवाद स्वरूप धन विधेयक के, क्योंकि धन विधेयक ऐसा बिल है जो केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद लोकसभा में आता है और लोकसभा में पारित होने के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा सुझाव देती है और यह मानना जरूरी नहीं है कि भी लोकसभा इसे माने ना माने,
लोकसभा के आने के बाद वह धन विधेयक पारित माना जाता है। ये थोड़ा ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन ये रूल है इसमें। तो राष्ट्रपति यहाँ से पारित होने के बाद महाभियोग राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा चाहे तो उसके प्रति एक समिति बिठा सकती है, समितियाँ होती है, वो समिति बिठा सकती है। जांच समितियाँ होती है कि वास्तविक जो लोकसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ जो ये गलत बात जो हुई है, महाभियोग हुआ है, कि वास्तविक सही है या नहीं है। जो समितियाँ जो बैठी होती है, अगर समितियाँ तय कर देती है कि हाँ ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए अपनी गरिमा का सही तरीके से उपयोग नहीं किया, अपने अधिकारों का हनन किया है, जनता के हित के लिए फैसले नहीं लिए हैं, तब समितियों के हस्ताक्षर या अर्थात समिति के हो जाने पर राज्यसभा के अंदर भी क्या माना जाएगा, वो बिल पारित माना जाता है, महाभियोग पारित होता है। और इसी दिन के साथ ही राष्ट्रपति का अर्थात प्रेसिडेंट का जो पद है वो क्या मान लिया जाएगा, समाप्त मान जाएगा, पदच्युत, अर्थात पद से उसे त्यागपत्र देना होता है। अर्थात अब हमने इस प्रक्रिया के अंदर हमने राष्ट्रपति को बनाया भी और राष्ट्रपति को हटा भी दिया। आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ।